हमारी मेगा कवरेज बंगाल पर लगातार जारी है। आपको बता दें, इससे जुड़ी दो बड़ी तस्वीरें आज की सबसे पहले आपको दिखाते हैं। पहली खबर दिल्ली से। बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। धनखड़ से शाह को राज्य के हालात पर एक रिपोर्ट भी मिली है। वहीं इससे पहले उन्होंने बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी मुलाकात की। वहीं दूसरी बड़ी खबर वर्धमान की तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। किसानों को लुभाने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। नड्डा एक किसान के घर जाकर आज खाना भी खाने वाले हैं। और अब देखिए, ये मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राधा गोविंद मंदिर, जहां पर जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं। उनके स्वागत को लेकर तमाम तैयारियां यहां पर की गई थी। और आज जब एक दिन का ये कार्यक्रम है, राधा गोविंद मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे जगदानंदपुर गांव में। इसके बाद घर घर जाकर एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान की शुरुआत भी जेपी नड्डा करने वाले हैं। मेरे साथ मनोज पांडे, मेरे सहयोगी वर्धमान से लगातार हम तक खबर पहुंचा रहे हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा। हालांकि डिले हो गया। एक तो डिले किस वजह से हुआ, क्योंकि उनका कार्यक्रम लगभग 11 बजे ही पहुंचने का था, और दूसरा अब इसके बाद क्या क्या होने वाला है मंदिर में दर्शन पूजन के बाद? हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं। मनोज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के एक दिन के दौरे पर, और प्रसिद्ध राधा गोविंद मंदिर है जहां पर इस वक्त वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। उनके स्वागत को लेकर तमाम कार्यकर्ता बेहद उत्साहित, एक नई ऊर्जा फूंकने की कोशिश। इससे पहले जब पहुंचे थे जेपी नड्डा, तब उन पर हमला भी हुआ था। वो बहुत बड़ा सियासी घमासान का विषय बना था बीजेपी टीएमसी के बीच। और अब कोरोना से ठीक होने के बाद एक बार फिर पहुंचे हैं, और सबसे पहले जब वर्धमान में यहां पहुंचे हैं तो फिर राधा गोविंद मंदिर, जो कि प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पर पूजन अर्चन करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और फिर इसी आशीर्वाद के साथ बीजेपी की खवैया बनते हुए, सूत्रधार बनते हुए चुनावी रणनीति का आगाज भी करने वाले हैं। चुनावी रणनीति, ये 40,000 सभाओं की शुरुआत आज के बाद होने वाली है। यानी चावल संग्रह जो कार्यक्रम है, एक मुट्ठी चावल संग्रह, जिस अभियान की शुरुआत करने वाले हैं, इसके बाद 40,000 सभाओं की शुरुआत होगी। बंगाल चुनाव से पहले लगभग 73 लाख परिवारों को, 73 लाख किसानों तक पहुंचने की कोशिश होगी बीजेपी की। साथ ही आपको बता दें, कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी हैं जिसमें जेपी नड्डा आज शिरकत करेंगे, किसानों के साथ समय बिताएंगे, साथ ही किसान के घर भोजन करेंगे। और बड़ी बात यह है कि दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर इस वक्त किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। कल 90 दौर की बात नहीं बन पाई, बेनतीजा रही, लेकिन पश्चिम बंगाल में देखिए, उन्हीं किसानों के बीच जाकर उनसे जुड़ने की कोशिश की जा रही है। मनोज पांडे मेरे साथ वर्धमान से, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रशांत देव अमित शाह के घर से हमारे साथ मौजूद है, और यहाँ पर जगदीप धनखड़ क्योंकि मिलने पहुंचे हुए हैं। ये महत्वपूर्ण हो जाता है, दिल्ली से लेकर के बंगाल तक में, भीतर तक पहुंचकर ममता दीदी की बेचैनी बढ़ाने की तैयारी है ये बंगाल चुनाव से पहले। साथ ही प्रियंका तिब्रेवाल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। नीरज राय टीएमसी के नेता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन मनोज अगर मेरे साथ इस वक्त बने हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हुए, मनोज, कितनी महत्वपूर्ण, जिस मकसद के साथ बीजेपी पहुंची है, और जो एक मुट्ठी चावल संग्रह ये कार्यक्रम होने वाला है, कितना महत्वपूर्ण है किसानों के बीच पहुंचना जेपी नड्डा का आज? एक लाइन बोल दीजिए, एक लाइन। वहाँ पे हमारा स्टैंड है। तो जेपी नड्डा राधा गोविंद मंदिर से निकल चुके हैं, और उनसे मीडिया ने कहा एक लाइन कुछ तो बोलिए, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। देखिए, आगे की ओर बढ़ गए हैं। अब इसके बाद आज पूरा कार्यक्रम तय है जेपी नड्डा का। यहाँ से एक किसान के घर भी उनको जाना है, वहां पर भोजन करेंगे। और ये परंपरा रही है बीजेपी की, जो भी बड़े नेता पहुंचते हैं किसी न किसी के साथ, वहां के लोक कलाकार या फिर किसानों के घर पहुंचकर
भोजन करते हैं, रोड शो भी करेंगे और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। जाहिर तौर पर हमला होगा ममता बनर्जी पर। मैं सीधा रुख करती हूँ, प्रियंका तिब्रेवाल जी मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। लेकिन ये बताइए, एक तरफ दिल्ली में किसान यहाँ लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आप पर विपक्ष और किसान भी ये बार बार आरोप लगाते हैं, हर जगह पहुंचते हैं, लेकिन हमसे बात नहीं करते। आप फिर किसानों के बीच पहुंचे हैं, क्या संदेश जाएगा? देखिए, मैं बताती हूँ आपको कि किसान, चाहे वो दिल्ली का किसान हो, पंजाब का किसान हो या पश्चिम बंगाल का किसान हो, किसान तो किसान है। और इसीलिए हमने ये जो आरोप अभी जो विपक्ष लगा रही है, ये पूरी तरह से गलत है। सरकार ने बहुत बार प्रयास किया और प्रयास जारी है इनसे बात करने का, किसानों के साथ बैठने का, उनकी समस्या समझने की सारी कोशिशें जारी है और कई बार ये प्रयास हो चुका है। और ये जो आज हम किसान के घरों में जेपी नड्डा जी जा रहे हैं, ये इसी को दर्शाता है कि देखिए, हम किसान से जुड़े हुए हैं, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज की हट पकड़ लीजिएगा और तो उसमें सबकी भलाई किस चीज में है, इसको भी समझना पड़ेगा। अगर आज मुट्ठी भर किसान आकर के ये कह देते हैं कि हम पूरे देश के किसानों की आवाज हैं, तो इसमें तो सच्चाई नहीं है। तो इसमें पूरे देश की भलाई जिसमें है, पूरे देश का किसान जिसमें उसकी भलाई है, वो चीज जो है वो हमें लेकिन मैम ये बताइए, एक किसान के घर जाके एक मुट्ठी चावल संग्रह करेंगे, इससे ये संदेश कैसे मिल रहा है देश को? आप ये कैसे समझाएंगे कि देखिए, ये एक मुट्ठी चावल मिल गया तो हमारे पास पश्चिम बंगाल के किसानों का तो समर्थन है, आंदोलन तो पंजाब के किसान कर रहे हैं? देखिए, मैं फिर आपसे कहती हूं कि बात पंजाब के किसान या पश्चिम बंगाल के किसान की नहीं है, बात उन किसानों की भलाई की है जो भारतवर्ष के किसान हैं, जो यहाँ भारतवर्ष में खेती करते हैं, जो भारत के किसान हैं, जो भारत के लिए काम करते हैं। तो अगर किसी चीज को राजनीतिक मुद्दा बनाना है, तो मैं आपसे कहती हूँ कि क्यों सिर्फ पंजाब के किसान ही वहां आकर के बैठे हैं, क्यों बाकी जगह के किसान नहीं गए? क्योंकि राजनीति किस चीज से जुड़ी हुई है, ये बात भली बात ही हम समझ सकते हैं। तो विपक्ष अपना अच्छा, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं थोड़ा सा आपको रोक रही हूं। अमित शाह और जगदीप धनखड़ की मुलाकात हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बार बार एक चीज पर चोट करना, इस लिहाज से आप समझ सकते हैं। वर्तमान हालात पर उन्होंने चर्चा तो की है, फिर एक बार राज्य के हालात को सामने रखा है, अमित शाह गृह मंत्री के समक्ष रखा है। मैं सीधा रुक कर रही हूं, प्रशांत देव मेरे साथ जुड़े हुए हैं अमित शाह के घर के बाहर से। प्रशांत, कैसी रही ये मुलाकात, क्या बातें निकल कर आई हैं? जी आशा, देखिए, मुलाकात बहुत लंबी नहीं चली, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जो रिपोर्ट मांगी गई थी वहाँ के हालात पे। और सबसे बड़ी बात थी वहाँ की कानून व्यवस्था के हालात पर। जगदीप धनखड़ ने अमित शाह को, केंद्रीय गृह मंत्री को, रिपोर्ट सौंपी है और उसमें बताया गया है कि हालात क्या है। चूंकि लगातार घटनाएं सब लोग देख रहे हैं कि वहां पे जो हो रही हैं, और बार बार खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको याद होगा कि जगदीप धनखड़ ने ये बात कही थी कि अगर कार्यपालिका ठीक से नहीं करेगी तो हमें अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके कानून व्यवस्था को संभालना होगा। ये बात उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कही थी। तो मामला कितना गंभीर इस बात से समझा जा सकता है। लेकिन आज जो जानकारी है वो अहम ये है कि चूंकि चुनाव है वहां पे, और चुनाव उस तरह की कानून व्यवस्था में ठीक से नहीं हो पाएंगे, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल किस तरीके से पश्चिम बंगाल में होगा ताकि फ्री एंड फेयर चुनाव हो सके, उस पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। और अब उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले ही मीटिंग खत्म हुई है और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल अपने बंग भवन में, जो दिल्ली के चाणक्यपुरी में है, वहां से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और देश को बताएंगे कि उन्होंने आज गृहमंत्री से क्या बात की, क्या बात बताया और पश्चिम बंगाल के हालात क्या हैं। और ये इस वक्त और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त पश्चिम बंगाल में हैं और कुछ ही दिनों के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फिर से पश्चिम बंगाल का दौरा है। तो जिस तरीके से हालात हुए थे, आपको याद होगा कि पथराव हुआ था जेपी नड्डा की गाड़ी पे, वहां के स्थानीय नेताओं को भी चोट लगी थी, और जिस तरीके से हालात वहां खराब हुए थे, ये इस बात का संकेत था कि कितनी लॉलेसनेस है। बार बार बीजेपी के यही आरोप है, ये आरोप है कि पश्चिम बंगाल, हाँ ठीक है वो आरोप, लेकिन पहले एक सवाल प्रशांत, वो आरोप लगातार लगाते रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है, बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात क्यों? जी, ये बात जरूर थोड़ी सी अचरज करने वाली है कि उनसे मुलाकात क्यों हुई। हालांकि ये बताया गया है कि नए साल की बधाई देने के लिए उस नए साल उस पर्पस से उन्होंने वहां पे मुलाकात
की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का, और वो विस्तार से बताएंगे। लेकिन लगातार जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के हालात पर चर्चा हो रही है और बार बार अपनी रिपोर्ट मांगी जा रही है और रिपोर्ट दी जा रही है, ऐसा लगता है कि बीजेपी वहां पे पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ा करने का प्लान बना रही है और उसके लिए ये एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बीजेपी के। मैं मनोज पांडे का रुख कर लेती हूं, आप बने रहिएगा प्रशांत हमारे साथ। वर्धमान से मनोज है, उनके साथ कुछ लोग हैं। मनोज, किसानों के बीच पहुंच रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है जब जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, ये क्या संदेश वहां पर जा रहा है? जी देखिए, सब हम मौजूद हैं जेपी नड्डा जी का जो अभी जैसे यहाँ पे पहुंचे हैं, और मंच हमारे पीछे उनका मंच बना हुआ है और करीब हजारों की संख्या में दिखाएंगे हम लोग किस तरह से उनके स्वागत कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। हर किसी के यहाँ पे है, सारे किसान लोग हैं, सभी लोग हैं। दादा, जेपी नड्डा जी आए हैं और किसानों के हित की बात कर रहे हैं, किसान घर में खाना खाएंगे, क्या कहेंगे आप लोग? और क्या कहेंगे, बोले भाई तो क्या सर, क्वेश्चन क्या? जेपी नड्डा जी आए हैं यहाँ पे, किसानों के घर में जाएंगे, एक मुट्ठी चावल लेंगे और खाना भी खाएंगे, कैसे किस वीडियो में बहुत दिक्कत है मनोज, आपकी आवाज और ना ही वहां पर जो लोग बोल रहे हैं उनकी आवाज हम तक क्लियर आ पा रही है। और इससे पहले कि जेपी नड्डा यहां मंच पर बोलने लग जाएं, संबोधित करें, मैं सीधा नीरज राय जी का रुख करना चाहती हूं। टीएमसी से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नीरज जी, आप हास्यास्पद बता रहे हैं कि एक तरफ तमाम किसान दिल्ली में बॉर्डर पर धरने पर बैठे, यहां पर किसानों के बीच आ रहे हैं, ये दिखावा है, ये हास्यास्पद है। ये क्यों आपको हास्यास्पद लग रहा है सर? हास्यास्पद ये क्यों नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल के ऐसे हालात हैं कि राज्यपाल को केंद्र तक पहुंचना पड़ रहा है? मैं बता दे रहा हूँ, आशा आपके सभी सवालों का जवाब दे रहा हूँ। अभी मैंने प्रियंका बहन का भी सुना, ये बहुत अच्छा आपने बताया। शायद प्रियंका जी को भी यह एहसास नहीं है कि देश के अंदर आजादी के बाद से जितने किसानों के आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ही किसान अधिकतर सहभागी होते रहे हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते रहे हैं। और प्रियंका जी ने एक और चीज बोला है, बहुत अच्छा चीज बोला है कि वो किसान दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के हो या बंगाल के, बहुत अच्छी बात लगी प्रियंका जी। लेकिन उसमें आपकी एक दोहरी नीति ये आ गई है कि मुट्ठी भर किसान। देखिए, किसानों पे राजनीति जो है, रही बात विपक्ष की, तो मीडिया में पहले भी बोला जाता रहा, महीना दिन 2 महीना पहले, कि विपक्ष का किसान सुन ही नहीं रहे हैं। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हो गया है कि आप ही लोगों को बोलना पड़ रहा है कि किसान विपक्ष गुमराह कर रहा है? देखिए, यह दोहरी जो नीति है ना, चाल चरित्र चेहरा पे कहीं ना कहीं कुछ दाग जरूर स्थापित करने के लिए मजबूर कर दे रहा है। देखिए, किसानों के लिए आपने कहा कि बहुत अच्छी बिल है, बिल अच्छी होती है, अध्यादेश लाना जो होता है, काला कानून नहीं, वो दूसरी चर्चा है। मैं आपसे अलग सवाल पूछ रही हूँ, फिर तो हम किसानों के आंदोलन पे बात करने लग जाएंगे। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, नीरज राय जी, बंगाल की बात कर रही हूँ, नीरज राय जी बंगाल की बात कर रही हूँ, मैं बंगाल के किसानों की बात कर रही हूँ, उस पर फोकस कीजिए। हास्यास्पद आपको क्यों लगता है? यही तो वो चोट है, यही वो चोट है बीजेपी की बंगाल सरकार पर कि किसान निधि सम्मान योजना लागू करने पर आप मजबूर हो गए। बस सुनिए, मजबूर नहीं हुए हैं। हमारी योजनाओं और इनकी योजनाओं में अगर कैलकुलेशन किया जाए तो देखा जाए तो हमारे द्वारा जो पहले से योजना चल रही है, इनके केंद्र सरकार के द्वारा जितनी योजना चल रही है उससे बेहतर है। अब मैं बंगाल की राजनीति से आपको बात कर लूं, देखिए क्या हास्यास्पद क्यों नहीं है। यहाँ पर किसान, देश के किसान खाए बिना मरने के कगार पर हैं और ये लोग मुट्ठी भर चावल ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? 2014 आने से पहले सरदार पटेल जी की प्रतिमा बनाने के लिए हर घर से ये लोग लोहा लिए थे, मैं भी लोहा दिया हुआ था। उसके बाद 3000 करोड़ रुपया का ये लोग घोटाला कर गए सरदार जी की मूर्ति बनाने में। आखिरकार किसानों के साथ ये लोग कौन सी चाल चलने के फिराक में है? और वहां के लॉ एंड ऑर्डर पे जो बात किया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर पे कहीं भी बात होनी चाहिए, ऐसा कहीं भी होनी चाहिए, प्रदेश कोई भी हो, लेकिन जिस प्रदेश में एक अपराधी 8 पुलिस वालों को शहीद कर देता है, एक प्रदेश उत्तर प्रदेश में जो कि आपका गैंगवार चरम पे चल रहा है, आप कहीं से कहीं, नीरज राय जी नहीं, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ, प्लीज फोकस रखिए बंगाल पे। बंगाल में ऐसा बहुत कुछ है जिस पर हम बात कर सकते हैं, या फिर आप बंगाल से भटकाना चाहते हैं? देखिए, फोकस करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा रोकते हुए एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो बता दूं दर्शकों को। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के झंडे उतार दिए। जेपी नड्डा जब पहुंचे हैं तो रैली से पहले बीजेपी के झंडे उतारने का काम टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया है और बीजेपी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगाया है
कि हमारे झंडे उतार दिए गए। देखिए इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। यह आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया। जितने रैली में स्वागत के लिए वहां पर तैयारियों के तहत ये वर्धमान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, झंडे लगाए गए थे बीजेपी के, वो झंडे उतार दिए गए। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर यह आरोप बीजेपी ने खुद लगाया है और इसलिए बीजेपी आरोप लगाती है बार बार, नीरज जी आप माहौल को बिगाड़ते हैं, आप अपनी कोशिश अलग कीजिए, बीजेपी को अलग कोशिश करने दीजिए। ये कौन सा रुख हुआ और ऐसे में माहौल बिगड़े तो जिम्मेदार कौन? देखिए, आशा ये पहले बता दीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में या टीएमसी के कार्यकर्ताओं में चिप लगा के बैठी है क्या, कि उनको पता चल जाता है? अरे ये प्रोपगंडा करते हैं लोग, अब प्रोपगंडा को बार बार किया जा रहा है। इनके बताइए राज्यपाल जाते हैं, इनके राज्यपाल जाते हैं तो गृह मंत्री से मिलते हैं, वो संवैधानिक है। महामंत्री संगठन से मिलना कौन सा संवैधानिक है भाई? आप ये प्रोपोगेंडा बता रहे हैं, मैं मनोज को जोड़ना चाहती हूँ। आप प्रोपोगेंडा बता रहे हैं, इसलिए तस्दीक करने के लिए मेरे साथ मनोज पांडे वर्धमान से ही मौजूद है। मनोज जरा बताइए आज क्या हुआ, क्या वाकई बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि हमारे झंडे उतारे गए टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा, वो सच है? जी देखिए, यहाँ पे जिस तरह से कहे कि लगातार आरोप लग रहा है और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जो टीएमसी के कुछ लोग थे झंडे उतारे गए, और हमारे साथ में देखिए बीजेपी किस तरह से यहाँ पे लोगों के हौसले बुलंद है और किस तरह यहाँ पे जय श्री राम के नारे लोग लगा रहे हैं। आपको दिखाएंगे कि करीबन यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पे लोग पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा जी यहाँ पे मंच पे पहुंच चुके हैं और लोगों में किस तरह से उत्साह है और जाप तौर पे देखें कि किस तरह से जय श्री राम पूरा का पूरा वर्धमान जिले में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और हर कोई यहाँ पे किसानों के हित की बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि लगातार आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बंगाल में लगातार आरोप लग रहा है कि किसान के लिए जो केंद्र सरकार के द्वारा जो फंड भेजा जाता है, उनके हित के लिए भेजा जाता है, राज्य सरकार कहीं ना कहीं उन चीजों को रोकती है। तो जाहिर सी बात है, वर्धमान किसानों के लिए जाना जाता है, यहाँ पे धान की सबसे ज्यादा खेती होती है और जेपी नड्डा जी आज यही मैसेज पूरे बंगाल के किसानों को देना चाहते हैं कि वो किसानों से एक मुट्ठी अन्नदाता से चावल लेंगे और उसी चावल से पश्चिम बंगाल का बिगुल फूका जाएगा। और 2021 का जो मिशन है बीजेपी पार्टी का 200 सीट का, वो लोग यहाँ पे 33 जिले हैं, यहाँ के कार्यकर्ता उनके घरों पे जाएंगे, हर किसानों से एक एक मुट्ठी चावल एकत्रित करेंगे। तो कह सकते हैं कि वर्धमान जिला में पूरा का पूरा इस समय बीजेपी में हो चुका है, चारों सिर्फ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। यही वो कोशिश है और यही कारण है कि बार बार बीजेपी के दिग्गज पहुंचते हैं और एक बड़े लेवल पर किसी न किसी समुदाय को फोकस करते हुए मजबूत पैठ बनाने की कोशिश करते हैं। प्रियंका जी, लेकिन जो नीरज जी ने कहा, ये कौन सा छल है? वो कह रहे हैं कि कौन सा खेल आप किसानों के साथ खेलना चाहते हैं, जरा बताइए। एक तरफ विरोध होता है, दूसरी तरफ दिखाने की कोशिश होती है कि हमारे साथ हैं किसान। देखिए, छल और बल, इन दोनों चीज का प्रयोग तो टीएम चुकी है पश्चिम बंगाल में। नीरज राय साहब इतने चिंतित हो रहे हैं, इतने व्याकुल हो रहे हैं पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स के लिए, लेकिन ये तब व्याकुल नहीं थे जब 6,000 रुपए हर किसानों को देने की स्कीम थी, तब इन्होंने मुंह नहीं खोला। जब किसान इस बात पर प्रश्न उठाने लगे कि पश्चिम बंगाल का किसान जो है क्यों उसे ये पैसे नहीं मिले, तब ममता सरकार ने अभी पिछले महीने कहा कि हम इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी हैं। क्यों इससे पहले आपको चिंता नहीं थी? इससे पहले आपको पहले 10,000 रुपया दिया जाता है। आप बोल रहे थे तो मैं चुप रही थी, मुझे मेरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। आपके चिल्लाने से कुछ होगा नहीं, सच्चाई नहीं मिट जाएगी। सुनिए और सुनने की आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो जनता है उसका जो जोश है वही तो आपको बता रहा है कि आप लोग शेष हैं, आपका समय जो है वो निश्चित ही खत्म हो गया है। इसीलिए अभी शांति से सुनिए, शांति से सुनिए। जनता के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। स्वास्थ्य साथी स्कीम के बारे में बोलते हैं कि हमारा कार्ड है, अरे इनका कार्ड किसी अस्पताल में नहीं चल रहा, ना प्राइवेट में ना सरकारी में। लोग सरकारी अस्पताल के बाहर मर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य साथी का कार्ड कोई नहीं ले रहा। और उससे ज्यादा शर्म की बात है ये लोग कहते हैं द्वार द्वार सरकार, बेचारे गरीब लोग। आप दोनों की लड़ाई से अगर किसानों का भला हो जाता तो मैं आप दोनों को भरपूर समय देती हूँ। प्रियंका जी, नीरज जी, आप दोनों की लड़ाई से किसानों का भला हो जाता तो मैं खूब समय देती थी, ये मंच दे देती थी, खूब लड़ाई कीजिए ताकि किसानों का भला हो। लेकिन अगर आरोप लगा रहे हैं तो जवाब सुनिए। नीरज जी, थोड़ा सा रुक जाइए, क्या कह रही है उसके बाद अपनी बात रखिएगा। प्रियंका जी बोलिए। किसी अस्पताल में, ना प्राइवेट में, ना सरकारी में, कितने बड़े धोखे की बात है। ये कहते हैं कि यहाँ की 10 करोड़ जनता को
5 लाख रुपया हर इंसान को देंगे स्वास्थ्य की चिकित्सा कराने के लिए। आप बजट बना के देखिए, इतना बजट तो पश्चिम बंगाल की पूरी सरकार का नहीं है जितने बड़े धोखे की बात ये कह रहे हैं। तो आप देखिए छल और बल किसने आजमाया है, इतने लोगों को सूली पर चढ़ा दिया इंक्लूडिंग एमएलए। एक एमएलए को ये फांसी पर लटका देते हैं, लेकिन कोर्ट में जाकर के कहते हैं कि सीबीआई नहीं होने देंगे, सीबीआई की दरकार नहीं है। तो मैंने आपको अच्छे से बताया छल और बल किसने किया, ठीक है, चोरियां किसने की, बहुत सारी बातें हालांकि वो हंगामे में दब गई। लेकिन नीरज जी, ठीक है प्रियंका जी, नीरज जी सवाल ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि हमारी योजना बेहतर है तो फिर इस बात का जवाब दीजिए कि आखिर केंद्र के पास 21 लाख किसानों ने किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन क्यों किया, क्यों अब आपको उसका वेरिफिकेशन करना पड़ रहा है? ये आपने नाम नहीं भेजे, 21 लाख किसानों ने, ये सच्चाई है, खुद केंद्र के पास आवेदन किया, हमें किसान निधि योजना चाहिए, हकीकत ये है। ठीक है, देखिए बता रहा हूँ आपको, वहाँ पे 73 लाख किसानों को, जो पूरे 73 लाख किसान हैं, वहाँ पर हमारी सरकार देती है उनको 10,000 रुपया 5-5 हजार के किस्त में। इनका पहले ये बताएं केंद्र सरकार किस मानक के आधार पर मात्र 23 लाख किसानों के लिए इन्होंने पात्रता तय किया कि उन्हीं को किसान सम्मान निधि बात करेंगे। अरे प्रियंका जी, दूसरे को जानकारी दुरुस्त तब कराइएगा। आप ये बताइए कि 14.5 करोड़ किसानों में आपने कितने किसानों को कितना दिया? लगभग 90,000 करोड़ रुपया होता है। कभी आप 38,000 देती हैं, तो कभी 48,000, तो कभी 45,000 करोड़ किस किसान को देती हैं आप लोग? दीदी ने कहा था कि आप 73 लाख किसानों के लिए आप दीजिए, किसान है, पात्र सभी किसान हैं, तो इनको क्या दिक्कत थी देने के लिए? सर एक बात बताइए, फिर तो आपसे ये सवाल मुझे पूछना चाहिए कि 2 साल आप माने नहीं, उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ? ये मुद्दा जब बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बना लिया तब आप मान गए? नहीं, चुनावी मुद्दा इन्होंने बनाया, तो 6 साल से पड़े हुए हैं पीछे, देश के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं और बंगाल के लिए पूरा देखिए चोचला आपने बाजी कर रहे हैं। चुनाव की 3 महीना पहले आप बोल रहे थे किसान को पैसा देंगे। अरे देश को बर्बाद कर दिया है आप लोगों ने, झूठे जुमलेबाजों की सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया। ये बताइए, अम्फन का पैसा खा गए, तूफान में अम्फन का पैसा खा गए, बुलबुल तूफान आया, गरीबों का पैसा खा गए। जब ऑडिटर जनरल ने इनसे रिपोर्ट देने को कहा तो ये रिपोर्ट नहीं दे रहे, चोर कौन है? जवाब दीजिए। केंद्र सरकार ने आपको अम्फन में पैसा भेजा था, उसका सीएजी जब रिपोर्ट मांग रहे हैं ऑडिटर जनरल, आप क्यों हिसाब नहीं दे रहे? चोरी किसने की है? भाई जो साहूकार है वो हिसाब देगा, जो चोर है वो नहीं देगा। ममता बनर्जी उन्होंने परिचय दे दिया, उन्होंने परिचय दे दिया कि उन्होंने परिचय दिया अपनी बोली से, अपनी भाषा से, स्टेज पर खड़ा होकर के उन्होंने कहा कि तू हिसाब मांगेगा, मैं तुझे हिसाब दूंगी। प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने कहा कि तुझे हिसाब क्यों दूंगी, तुझे क्यों हिसाब दूंगी? ये ममता बनर्जी की भाषा है, भाषा शैली का प्रयोग देखिए कैसी भाषा शैली है। ये ममता बनर्जी की भाषा थी। भाई अगर तुमने चोरी नहीं की तो हिसाब देने में डर कैसा डर? केंद्र सरकार का पैसा जो है ये पब्लिक का पैसा होता है, ये हमारा पैसा है जिसका हम टैक्स भरते हैं, ये तुम्हारे कमाने के लिए नहीं है कि तुम और तुम्हारा भतीजा इस पैसे पे बैठ जाओ। ये लोगों की कमाई है जो हम टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं और सरकार ने आपको दिया लोगों पर खर्च करने के लिए। प्रियंका जवाब देने दीजिए, आपके नेताओं का घर भरने के लिए नहीं। प्रियंका जवाब देने दीजिए, इस बात का जवाब तो सामने आना चाहिए। प्रियंका जवाब देने दीजिए प्लीज, इस डिबेट से कुछ हासिल नहीं होगा, मुद्दा समझ नहीं आएगा। प्रियंका सवाल आपने उठा दिया, प्लीज जवाब देने दीजिए नीरज जी को। प्रियंका कैसे करोड़पति बन गया? ठीक है, आपके सारे मसले समझ आ गए। प्रियंका जवाब देने दीजिए नीरज जी को। नीरज जी ये बताइए, जब हर राज्य में, प्रियंका मैं सवाल पूछ रही हूँ आपका, प्रियंका मैं सवाल पूछ रही हूँ आपका, मुझे आवाज डाउन करनी पड़ेगी। प्रियंका मैं सवाल पूछ रही हूँ प्लीज, आपने ठीक है तमाम मुद्दे उठाए, ठीक है वाजिब है, मैं वही आप ही का सवाल रख रही हूँ। जब ये बताइए नीरज जी, जब सारे राज्यों में अगर किसान सम्मान निधि पहुंच रही है, सारे राज्यों में केंद्र पैसा सीधा डीबीटी के माध्यम से पहुंचा रहा है, फिर आखिर बंगाल भी तो हमारा ही राज्य है, भारत का अंग है, आप क्यों ये मांग उठा रहे हैं? और सवाल फिर क्यों ना उठे कि हमें पैसा दे दीजिए, हम किसानों में बांटेंगे? ये क्या बात हुई?
ये तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री माने तब न। ये बताइए पहले आप किस काम की बात कर रहे हैं, किसको मिल रहा है? हमारे गांव में पता कर दीजिए, अगर 30% से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि उत्तर प्रदेश में अभी तो नहीं मिल रहा। नहीं, वो मैं कह ही नहीं रही। अभी तो आप पूरा छानेंगे, उसे तैयार करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, तब लिस्ट सौंपेंगे, चुनाव तक पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये तो अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि लेट तो आप ऐसे ही कर चुके हैं। पैसा चाहिए। मैं ये पूछ रही हूँ, प्रियंका जी को बोलना चाहता हूँ। प्रियंका सुनिए, पहले रुक जाइए, पूछिए मत, केवल पूछा ही मत करिए, हमारा जवाब भी आप लोग ले लीजिए। पहले प्रियंका जी की बात सुन लीजिए। प्रियंका जी, आपने कहा तो मोदी जी किसी गांव के प्रधान है कि मुख्यमंत्री पे कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, कि केवल आप लोग ढपली बजा रहे हैं घूम घूम कर पिछले 6 साल से कि अराजकता अरे ऑडिटर जनरल आपसे हिसाब मांग रहा है अकाउंट्स का, हिसाब नहीं दे रहे, चोरी नहीं की तो हिसाब क्यों नहीं देते? मुझे बताइए, चोरी नहीं करी तो हिसाब क्यों नहीं देते? क्यों ममता बनर्जी कहती है? जेपी नड्डा बोलने लगे हैं, मुझे आप दोनों को रोकना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।